ग्रुप स्ट्रक्चर में आपको एक मतलब क्वेश्चन रीड कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसकी सारी वर्किंग भी देखते चले जा रहे होंगे इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जितना आपने अब तक पढ़ा वो और प्लस इसमें 2-3 नई बातें भी आप इस क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे। कह रहा है Yes, sir. पिंक कंपनी एक्वायर्ड इट्स इन्वेस्टमेंट इन पोंग कंपनी ऑन 1 जुलाई 20x7। 1 जुलाई 20x7 आपकी एक्विजिशन डेट लिख ली आपने। व्हेन द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पोंग कंपनी वाज 6000। अब ये जो 6000 की रिटेन्ड अर्निंग है ऑन एक्विजिशन डेट, इनफैक्ट पोंग कंपनी हमारी सब्सिडरी कंपनी है और पोंग कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग आपको यहाँ पर नजर आ रही है 28,000। वो जो 28,000 है उसमें से 6,000 जो है एक्विजिशन डेट पर उसकी रिटेन्ड अर्निंग थी। हमने एक्विजिशन डेट पे ये 6,000 रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पर लिखना होती है। हमने एक्विजिशन डेट पे जो उसके शेयर कैपिटल, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, जो एक्विजिशन डेट की बुक वैल्यू होती है ओनर्स इक्विटी की, उनको पहले इकट्ठा करना होता है और उसके बाद उसके अंदर हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करना होती है। तो आज के इस टॉपिक में हम इस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को सीख रहे होंगे कि कैसे करते हैं। फिलहाल हमारा आइए यहाँ से हमने रिटेन्ड अर्निंग जो उसकी एक्विजिशन डेट पे मौजूद थी उसको हमने पिक कर लिया, राइट। अच्छा, द एग्रीड कंसिडरेशन वाज 30,000 कैश एंड फर्दर 10,000। हमारी जो एग्रीड कंसिडरेशन थी कि हम 30,000 कैश देंगे और फर्दर 10,000 हम देंगे 1 जुलाई 20x9 को, ठीक है। इफ पोंग कंपनी अटेन सर्टन प्रॉफिट टारगेट्स, अगर उसने प्रॉफिट टारगेट्स अटेन किए। अब हमने अभी तक उसको जो पे किया हुआ है वो 30,000 पे किया हुआ है, ठीक है। हमने 10,000 अभी पे नहीं किया हुआ, लेकिन IFRS 3 ये बात करता है कि आपने जो परचेज कंसिडरेशन बनानी है उसमें ये 30,000 जो पे किया हुआ है वो तो आएगा ही, प्लस जो आपने वादा किया है कि आप 2 साल बाद पे करेंगे, आप उसकी 2 साल की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर आप उसको शामिल करेंगे अपनी परचेज कंसिडरेशन में। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो बनती है रेज़ टू पावर 2 2 साल करके 8,734 बनती है। टोटल आपकी जो है परचेज कंसिडरेशन 38,734 बनेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया परचेज कंसिडरेशन का बेटा? Yes, sir. Yes, तो अब हम जो नेक्स्ट वर्किंग कर रहे होंगे गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, वर्किंग 4, उस वर्किंग 4 में हम जो परचेज कंसिडरेशन लिखेंगे वर्किंग 3 से वो ये वाली अमाउंट होगी 38,734। क्लियर? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. एक बात बहुत अहम जो अमूमन स्टूडेंट भूल जाते हैं उसको मैंने स्टार किया है यहाँ पर कि ये जो 8,734 की आपने परचेज कंसिडरेशन में अमाउंट डेबिट की है उसका क्रेडिट आपका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटी के तौर पर नजर आता है। अब वो जो लायबिलिटी है वो जब आपने लायबिलिटी दिखानी है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, उस लायबिलिटी को कंसोलिडेटेड लायबिलिटी, ठीक है, वो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने लायबिलिटी शो करनी है उसमें आपने अनवाइंडिंग इफेक्ट डालना भूलना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने यहीं पर इसको स्टार्ट करके नोटिफाई कर। Yes. अच्छा जी, अब वर्किंग 3 हमारी कंप्लीट। वर्किंग 4 में हमने जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग 3 से हमने परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट पिक कर ली। अब देखना ये है कि एनसीए की कौन सी वैल्यू उसमें पुट करनी है। कहता पिंक कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7%, ये तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो गई।
Pong company has an internally developed brand Pongo which was valued 5,000 at the date of acquisition. अब ये वो पॉइंट है जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट मांग रहा है। हमने जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की बात यहाँ पर की थी इस जगह पर, ये वाला पॉइंट है। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में ब्रांड जो पोंगो एक्विजिशन डेट पर है उसे आपने वर्किंग फॉर में शामिल कर लेना है जब आपने ये वर्कआउट कर रहे होना है फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ पोंग कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट। दोबारा से देखिएगा, हमें सवाल में वो बताएगा कि एक्विजिशन डेट पे जो सब्सिडरी कंपनी है उस सब्सिडरी कंपनी का कोई इंटरनली जनरेटेड एसेट था जो कि सब्सिडरी कंपनी ने अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ था। वो कंसोलिडेट करते वक्त कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज होगा। जब एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज होगा तो वो नेट एसेट्स में यानी कि इक्विटी के अंदर उसका क्रेडिट दे देंगे। ये हमने उसका क्रेडिट इक्विटी में दे दिया, जहाँ पे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम वगैरह है, वहीं पर ये 5,000 का एक्विजिशन डेट पर ये हम काम कर रहे हैं। एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ पोंग कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट, हम ये वर्किंग कर रहे हैं। अब हमारे पास एनसीआई की वर्किंग रह गई कि एनसीआई कितनी है। अगर तो हमें उसने कहा हुआ है कि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आपने वर्कआउट करनी है और फुल वैल्यू गुडविल वर्कआउट करनी है, तो फिर एनसीआई की फेयर वैल्यू उसने दी होगी। ये देखिएगा, एट द एक्विजिशन डेट द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाज 9,000। तो उसने एक्विजिशन डेट पे ये एक्विजिशन डेट पे हमें एनसीए दी हुई है, उसको हमने वर्किंग फॉर में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड करना होता है। ये बेटे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में एनसीआई ऐड हो गई फेयर वैल्यू पर, और ये 47,734 में से आपने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट लेस करेंगे तो आपके पास गुडविल आ जाएगी। अब ये चूंकि फेयर वैल्यू पर है इसलिए हमने इसको फुल वैल्यू गुडविल कहना है, अदरवाइज ये प्रोपोर्शनेट गुडविल होती है। ये फुल वैल्यू गुडविल है। हमने सीखा हुआ है कि फुल वैल्यू गुडविल उसको कहते हैं जिसमें एनसीआई फेयर वैल्यू पर मौजूद हो। अगर एनसीए फेयर वैल्यू पर नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट वैल्यू पर होगी तो उसको प्रोपोर्शनेट गुडविल कहते हैं। तो बेटे वर्किंग फॉर आपको अगर कुछ पूछना है इसमें तो प्लीज बताइएगा। ये आपकी वर्किंग फॉर कंप्लीट बहुत अहम वर्किंग। नो सर क्लियर है। इस वर्किंग में हमने गुडविल को कैलकुलेट करना होता है, इसलिए बहुत अहम वर्किंग होती है। वंडरफुल। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है बेटा, इसलिए किसी भी बात को हल्का नहीं लेना, प्रैक्टिस भरपूर करनी है ताकि हमें ये एग्जाम डेज के अंदर बॉदर ना करें कोई चीज़ें। मैं कुछ एनोटेशंस अब इसलिए कर रहा हूँ ताकि बातें आसानी से समझ आ जाए। हाइलाइट्स जो है वो मैं कर दूँ ताकि बातें ओके वेल अब हमें वर्किंग 5 और 6 करनी है। वर्किंग 5 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की और वर्किंग 6 ग्रुप रिटेन अर्निंग। ये दोनों बहुत अहम वर्किंग होती हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियस इकट्ठा ही करें। नंबर कोई मसला नहीं है, आप 5 किसी को भी दे दें, 6 किसी को भी दे दें, लेकिन ये वर्किंग दोनों मैं हमेशा ये कहता हूँ कि साइमल्टेनियसली इकट्ठी साथ साथ करें, क्योंकि इनमें एक पॉइंट कॉमन होता है एक बात, और दूसरी बात ये कि दोनों ओनर्स इक्विटी में शामिल होना होती हैं, इसलिए ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं इसको। वर्किंग 5 जो एनसीआई की है वो स्टार्ट होती है जो एनसीआई हमारे पास एक्विजिशन डेट पर है वहाँ से।
NCI अगर वो फेयर वैल्यू NCI है तो फेयर वैल्यू NCI आ जाएगी, अगर वो प्रोपोर्शनेट है तो प्रोपोर्शनेट। यहाँ से वो फिगर उठानी है आपने, यहाँ प्लेस करते हैं। ओके, एरो हेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपकी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग स्टार्ट होती है, ये क्वेश्चन में जो रिटेन्ड अर्निंग दी हुई होती है पेरेंट कंपनी की, उसको एज इज आपने लिखना होता है। ये दो स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में आपने पेरेंट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग एज इज लिखना होती है, और NCI में आपने जो वर्किंग फॉर में NCI लिखी हुई होती है वो एज इज लिख के काम शुरू करना होता है। अगली बात, अब अगला काम कॉमन है, वो क्या? पोंग कंपनी ने यानी कि सब्सिडरी कंपनी ने जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कमाया, एक्विजिशन पे इसका प्रॉफिट था 6,000, एक्विजिशन के बाद इसने प्रॉफिट कमाया 22,000। इस 22,000 में दोनों का हिस्सा है, किन दोनों का? इसमें NCI का भी हिस्सा है और पेरेंट का भी हिस्सा है। Yes, sir. NCI Yes, sir. एंड दूसरा वर्किंग में लिख देता हूँ GRE, इसने दोनों में जाना ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। NCI हम इस वक्त बना रहे हैं वर्किंग 5 में, लिहाजा ये वर्किंग 5 में भी जाएगी, और ये हम इस वक्त बना रहे हैं वर्किंग 6 में। वर्किंग का नंबर कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो बेटे जी ये देखें 22,000 का NCI परसेंट इसको हिट कर रहा है, और 22,000 का आपका 80% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परसेंट इसको हिट कर रहा है। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको साइमल्टेनियस बनाएं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। हवा में करने की बजाय सॉलिड हमें नजर आए कि जी ऑन ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तो यूं हमारी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग भी और NCA तैयार हो गई। ओके, रिपीट कर रहा हूं, हमने NCI वर्कआउट करने के लिए एक्विजिशन डेट पे जो NCI थी, जो ग्रुप वर्किंग फॉर में रखी हुई थी, इसमें बेशक आप रेफरेंस दे दें कि ये फिगर आपने वर्किंग फॉर से उठानी है, ठीक है, और ये आपने बैलेंस शीट से उठानी है, पिंक कंपनी की रिपोर्टिंग डेट पे जो बैलेंस शीट है वहां से उठानी है, और उसके बाद आपने ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है, हमने जो यहाँ पर मैंने स्टार्ट करवाया था अनवाइंडिंग इम्पैक्ट है, वो एक्विजिशन के बाद उसका इम्पैक्ट लिया। वो अनवाइंडिंग इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट्स को रिड्यूस करेगा, पेरेंट्स के प्रॉफिट्स को रिड्यूस करेगा, लिहाजा पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग में उसका शो होना जरूरी है। वो ये वर्किंग है कि हमारे पास जो 8,734 था उसको मैंने कहा था अनवाइंडिंग इम्पैक्ट देना है, अनवाइंडिंग इम्पैक्ट हमने उसका दिया। अनवाइंडिंग का मतलब है इन्फ्लेट करना है उसको, पहले हमने उसको डिस्काउंट किया था, अब उसको इन्फ्लेट करना है। पहले कम किया था, बतदरीज बढ़ाना है हर साल 7% से। तो इस साल उसको जब 7% से बढ़ाएंगे, उसकी अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पर मैंने आपको लिख दी, और उसकी बाकी वर्किंग भी मैंने यहाँ पे कर दी। ये बहुत अहम वर्किंग है उसकी, आप देखिएगा ये सारी जो नीचे रेडिंग में वर्किंग है ये इससे मुताल्लिक है। इस वर्किंग को बहुत अहमियत दीजिएगा। Yes,
Yes, sir. ठीक है जी, तो ये आपको मालूम हो गया कि हमने किया क्या इस वर्कों के अंदर। अनवाइंडिंग इम्पैक्ट हर साल इन्फ्लेट होना है। हमारे पास जो लायबिलिटी बनी थी 8,734 की 7% से इन्फ्लेट की, लायबिलिटी को क्रेडिट करती है। इन्फ्लेट करना मतलब बढ़ाना, उसको क्रेडिट कर दिया और डेबिट उसका अपनी ग्रुप रिटेन अर्निंग में दे दिया। उसके डेबिट की वजह से हमारी ग्रुप रिटेन अर्निंग रिड्यूस हो गई। अब अगले साल 9,345 को इन्फ्लेट करना। 9,345 कहां से आया? 8,734 में 611 ऐड करके वो इन्फ्लेट हो गया था ना, उसको फिर 7% पे जब इन्फ्लेट करेंगे तो 10,000 पूरा हो जाएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज ये देखिएगा, हमने जब उसको लायबिलिटी बनाया था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में डेबिट करके लायबिलिटी बनाया। पहले साल के एंड पे उसको इन्फ्लेट किया, लायबिलिटी मजीद क्रेडिट की। दूसरे साल के एंड पे फिर इन्फ्लेट किया, लायबिलिटी मजीद क्रेडिट की और दूसरे साल के एंड पर ही उसको पे कर दिया लायबिलिटी को 10,000 लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। ये उसकी एक लेजर अकाउंट रिप्रेजेंटेशन है। कोई क्वेश्चन पॉइंट पूछने का तो जरूर पूछिए, ये बहुत अहम वर्किंग है। No, sir. Clear है sir. No, sir. Clear है sir. अच्छा बच्चा, माशाल्लाह। लो जी, जब ये सब कुछ हो गया, अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे और वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमें कुछ ये नजर आएगी। इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर हमने सिंपली एसेट्स ऐड किए। एक बात जो अब अहम है, जो स्टूडेंट भूल जाया करते हैं इस कंसोलिडेशन में, हमने एक नया एसेट आइडेंटिफाई किया था, वो था इंटेंजिबल एसेट पोंगो ब्रांड, जिसका क्रेडिट हमने वहां पर दिया था गुडविल की कैलकुलेशन में एट द रेट ऑफ एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग ऑफ सब्सिडियरी कंपनी में। तो उसका डेबिट कंसोलिडेशन में लिखना नहीं भूलेंगे। दूसरी बात, गुडविल एक नया एसेट आया जो हमने वर्किंग फोर्स से उठाया। ये वर्किंग फोर्स में हमें गुडविल कैलकुलेट किए, वहां से फिगर मिल रही है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट इस सवाल में ये लायबिलिटी है, कंसोलिडेशन की जो कंसिडरेशन आपकी है वो पेएबल। जो कंसिडरेशन पेएबल है 9,345 होगी, ये इन्फ्लेट होने के बाद, पहले साल की इन्फ्लेशन के बाद 9,345 वो अब आपकी लायबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही। बाकी की जो वर्किंग बेस्ड अमाउंट है वो आपको यहाँ पर वर्किंग 6 से ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की फिगर मिल रही है, वर्किंग 5 से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की अमाउंट मिल रही है। गुड्स इन ट्रांजिट क्या है, इसको जरा समझ लीजिए। गुड्स इन ट्रांजिट ये है कि आपके पास गुड्स इन ट्रांजिट वो कह रहा है कि करंट अकाउंट मौजूद है, पेरेंट कंपनी में आपने 8,000 पे करने हैं पोंग कंपनी को और सब्सिडियरी कंपनी में 10,000 उसने रिसीव करने हैं पेरेंट कंपनी से। तो वो 2,000 जो ज़्यादा रिसीव करने उसने माल भेजा हुआ जो उसको नहीं मिला। सवाल में उसने लाजमन निशानदेही की होती है कि ये गुड्स इन ट्रांजिट है या कैश इन ट्रांजिट है, जो भी। यहाँ पर आप देखिएगा ये उसने निशानदेही की हुई है कि एट 30th June पोंग कंपनी हैड इनवाइस्ड पेइंग कंपनी फॉर गुड्स 2,000 which had not been received by पेइंग कंपनी। लिहाजा वो आपकी गुड्स इन ट्रांजिट में फिगर आएगी। तो वो यहाँ पर आपने
गुड्स इन ट्रांजिट, 10,000 में से 8,000 लेस करके 2,000 को गुड्स इन ट्रांजिट के तौर पे ले लिया। बस जी, और कोई ऐसी बात नहीं है आपकी इस पूरे सवाल में। सवाल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी बातें कवर करता है, इसलिए इसको दोबारा से ज़रूर रिलैक्स्ड वे में कीजिएगा। अब मैं आपको नेगेटिव गुडविल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, यानी कि वर्किंग फॉर को डायरेक्टली देख लेते हैं। वर्किंग फॉर आपको मालूम है कि हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। इसमें हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और एनसीए को इकट्ठा करना होता है और उसमें से हमने नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट जो है माइनस करना होता है। अब अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनसीआई नेट एसेट्स से कम है तो वो नेगेटिव गुडविल होगी। आपने लास्ट टाइम देखा था, अगर ज्यादा है तो वो गुडविल कहलाती है, अगर कम है तो नेगेटिव गुडविल कहलाती है। बस इतनी सी बात है। यानी कि आप जो बिजनेस खरीद रहे हैं उसकी वर्थ है 92,000 और आप उसको 85,000 में खरीद रहे हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है, उस बेनिफिट का नाम नेगेटिव गुडविल है। अगर आप फर्ज कर लें इसी स्टेज पे मैं कहता हूं कि आप 92,000 का बिजनेस 95,000 में खरीद रहे हैं तो 3,000 ज्यादा पे कर रहे हैं, जो ज्यादा पे कर रहे हैं वो आपका गुडविल एसेट होती है। तो नेगेटिव गुडविल जो है ये आपकी चूंकि गेन है, लिहाजा नेगेटिव गुडविल आपकी ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में शो की जाती है एज अ गेन। ये आप देख लीजिए, नेगेटिव गुडविल 7,000 आपको ग्रुप रिटेन अर्निंग में नजर आएगी। बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बेटा, क्लियर है? Mahina, are you there? आपके साथ मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे शेयर कर रहा हूं। ऑल्दो यू विल फाइंड इट्स सॉल्यूशन लेकिन इन द सेम शीट, लेकिन ये है कि आपने इसको इंडिपेंडेंटली होमवर्क के तौर पर करना सॉल्व, और फिर इसका सॉल्यूशन बाद में देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका इसी तर्ज पे है जिसमें मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी हैं। आपको मिलता जुलता लगेगा क्वेश्चन, कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंने बढ़ा दी हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस बेटे जी आपने करने हैं, आपकी अच्छी फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी सॉलिड ग्रिप को। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर माय लेक्चर टुडे। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल बातचीत करेंगे। अल्लाह हाफिज़।